गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट दिन रात पैसा छाप कर गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रही है। $1 के मुकाबले में इस वक्त जो रुपीस की कीमत है वो तकरीबन 280 है। ये कौन बैठकर डिसाइड कर रहा है? अगर कोई कर भी रहा है तो हम इसको मान क्यों रहे हैं? और ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसीज को पीछे छोड़कर US डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए राजी हो गई? और ऐसी क्या सिचुएशन बनी, ये जो पेड़ की चाल से बना हुआ नोट का एक टुकड़ा है, इसके लिए हर कोई दुकानों में ऑफिस में जाके 8-8 9-9 घंटे काम करने लगा। इन सारी चीजों का जो जवाब है वो एक ही चीज में है कि आखिर ये पैसा है क्या और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मान लीजिए आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आप कहते हैं कि मैं इसे 100 रुपए में बेचूंगा। आपके दरवाजे पर 1000 लोग आकर खड़े हो जाते हैं खरीदने के लिए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप उस मोबाइल की कीमत 500 कर दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 100 लोग फिर भी राजी है इस प्राइस पर आपसे खरीदने के लिए, तो फिर आप उस वक्त तक रेट बढ़ाते रहोगे जब तक कोई एक भी आदमी इंटरेस्टेड ना हो आपके दिए हुए रेट पर खरीदने के लिए। ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया में प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो डिसाइड किए जाते हैं और इसे नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई का। जब आप फ्रूट की दुकान पे जाते हैं और वहां देखते हैं कि सेब का रेट ज्यादा है और केले का रेट कम है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सेब का कलर अच्छा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेब की डिमांड जितनी है उस हिसाब से उसकी सप्लाई बहुत कम है। आप अक्सर सुनते होंगे कि प्याज के रेट बढ़ गए हैं और आसमान छू रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्याज की कमी हो गई है और इसका प्राइस सेट करने वाला जो है वो वही कर रहा है जो हमने पुराना मोबाइल बेचने के वक्त किया था। एक कंपनी ने 100 गाड़ियां बनाई और एक का कीमत रख दिया 1 लाख रुपए। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो खरीद लेगा और जिसके पास नहीं है वो तो या मोटरसाइकिल या साइकिल से काम चला लेगा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप कर लोगों में बांट देती है। अब लोगों के पास भी पैसा आ गया और मार्केट में भी बहुत सारा पैसा आ गया। इससे होगा है कि जो लास्ट टाइम 100 लोग कार खरीदने आए थे, अब की बार 1000 लोग कार खरीदने आएंगे। अब जो कार बनाने वाला है वो वही करेगा जो हमने किया था पुराना मोबाइल बेचने के वक्त। वो तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक 100 लोग बचेंगे खरीदने वाले। जिम्बाब्वे ने भी एक बार ऐसा ही किया था। इकोनॉमी सही करने के चक्कर में उसने नोट छाप छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिया था। उनकी इकोनॉमी सही होने के बजाय, सुधरने के बजाय बर्बाद हो गई थी। लोग बोरी में भर भर के ब्रेड खरीदने जाते थे, बच्चे कुछ इस तरीके से टॉफी खरीदने जाते थे। गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तभी होता है जब रिसोर्सेज बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती हैं। अगर गवर्नमेंट इसी तरह नोट छापती रहेगी तो मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको सही से देखो तो इस तरीके से आपका जो रखा हुआ पैसा है वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। फाइनेंस में सारी चीजें घूम फिर कर डिमांड एंड सप्लाई पर आकर रुक जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आखिर ये पैसा है क्या। अभी आगे जाके इस एक कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखो तो कोई भी आपको पैसा क्यों देता है? कोई भी आपको पैसा तभी देता है जब आप उसको कोई काम करके देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप कोई काम करते हैं, वैल्यू देते हैं। एक तरह से मनी इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग अनाज और गेहूं देके काम करवाते थे, लेकिन एक टाइम पे आके लोगों ने उन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जो लंबे अरसे तक खराब ना हो और उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक टाइम आया कि गोल्ड को कैरी करना, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना और उसमें मिलावट का ध्यान रखना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करें। गवर्नमेंट आपको एक रिसिट देगी और उस रिसिट को आप लेके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उस पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर आगे चलकर ये जो रिसिट थी ये पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट कागज का एक टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े की कीमत तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको इस बात का भरोसा देती है कि इसको आप कहीं भी लेके जाओगे, जितना अमाउंट इस पे लिखा है आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज और करेंसी में यही फर्क होता है कि गवर्नर स्टेट बैंक आपको साइन करके ये गारंटी देता है कि इस नोट को आप कहीं भी लेके जाओगे, जितना अमाउंट इस पे लिखा है उतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। अब कंट्री के अंदर लोगों ने गवर्नमेंट के वादे पर पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तो उस सूरत में क्या होगा? पाकिस्तान और अमेरिका जब आपस में ट्रेड करेंगे तो किस चीज में ट्रेड करेंगे? आप अमेरिका से कोई सामान लेने जा रहे हैं और सामान लेने के बाद आप ये कहो कि ये रेड कलर का नोट है और इसे हम रुपीस बोलते हैं, हम इसमें आपको प्रॉमिस देते हैं, तो वो क्यों मानेगा?
और इसी तरीके से हम भी उनका यूएस डॉलर क्यों लेंगे। मान लो किसी सिचुएशन में हम उनसे उनकी करेंसी ले भी लेते हैं तो हम उसका करेंगे क्या, क्योंकि पैसा तभी पैसा बनता है जब उसकी कोई एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम पे कोई भी ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पर सब कंट्रीज को भरोसा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तमाम कंट्रीज के लिए। अब मान लो आप अमेरिका से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपने ट्रेड करनी है रशिया से और रशिया आपसे ये कहता है कि हम यूएस डॉलर लेंगे नहीं, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे। अब इस केस में होगा ये कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस के साथ ही ट्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पर सबको भरोसा हो। लेकिन उस टाइम पे एक चीज अच्छी थी कि तमाम कंट्रीज को गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन इतना सारा गोल्ड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल काम था। तो इसके लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी को गोल्ड के साथ अटैच किया गया। अब इस अटैचमेंट का क्या मतलब था। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 200 रुपए के बराबर है। मतलब कि अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेके आएगा तो उसको 200 रुपए मिलेंगे, और अगर कोई 200 रुपए लेके आएगा तो उसको बदले में 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। इसी तरह अमेरिका ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 के बराबर है। अगर कोई $2 लेके आएगा तो उसको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो इसी तरह 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू बराबर हो गई $2 के, और 200 रुपए जो है वो बराबर है 1 ग्राम गोल्ड के। तो ऑटोमेटिकली जो 200 रुपए है वो बराबर हो गए $2 के। और अगर हम $1 की कीमत निकालने जाते हैं तो वो हो जाएंगे 100 रुपए के बराबर। उसके बाद जब दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करने गई तो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है उसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो करेंसी हम ट्रेड करके इकट्ठी कर रहे हैं, बाद में पता चले जब हम उस करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करने जाए उस कंट्रीज के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए ये रूल बनाया गया कि कोई भी कंट्री उतना नोट प्रिंट कर सकती है, यानी छाप सकती है, जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके कंट्रीज ने आपस में ट्रेड स्टार्ट किया। एक्चुअल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, करेंसी बस एक मीडियम था। अब आप कहोगे कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम इतना सही था तो इसको हटाया क्यों गया, और अगर हटाया भी गया तो यूएस डॉलर को क्यों बेस बनाया गया। इंशाल्लाह इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।